नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 4 माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल का जन्म सन 1933 में माली देवल गांव टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। पहाड़ी जीवन, विशेषकर टिहरी गढ़वाल के जीवन यथार्थ के कुशल चितेरे नौटियाल जी की कथा भाषा में मिट्टी की सौंधी गंध रची बसी है। इस पाठ में लेखक ने विस्थापन की समस्या को उठाया है और इस समस्या से मजदूर तथा गरीब लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस पाठ में लेखक ने एक माटी बेचने वाली हरिजन महिला के माध्यम से टिहरी बांध से होने वाली पुनर्वास की समस्या को उठाया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ माटी वाली। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। तो सेमल का तप्पड़ मोहल्ला, ये मोहल्ले का नाम है, सेमल का तप्पड़। तो इस मोहल्ले के आखिरी घर में एक छोटा सा जो कमरा है उसमें पहुंचकर उसने दोनों हाथों के द्वारा, दोनों हाथों की हेल्प से, मदद से अपने सिर पर जो उसने बोझा रखा था वह उसे नीचे उतार देती है। और वह बोझा क्या है जो उसने सिर से उतारा है? वह है एक मिट्टी से भरा कंटर यानी कि कनस्तर, टीन का कनस्तर जो मिट्टी से भरा है वह उसे नीचे उतार देती है। माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक। तो टिहरी शहर में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जो उसे न जानते हो या वो किसी घर को न जानती हो, ऐसा कोई नहीं है। यानी कि वह सबको जानती है और सब लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, यहाँ तक कि किराएदार भी और उनके बच्चे भी। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कि उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, क्योंकि मिट्टी पहुंचाने का काम एकमात्र वही करती है और कोई करता ही नहीं है, इसलिए उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। तो लाल मिट्टी की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि चूल्हे और चौके को लीपा जा सके। लाल मिट्टी को पानी वगैरह में, पानी के साथ घोलकर उससे चूल्हे की लिपाई की जाती है। तो अगर लाल मिट्टी नहीं होगी तो लिपाई कैसे होगी? तो ये एक समस्या खड़ी हो जाएगी। भोजन जुटा और खाने की तरह रोज की एक समस्या। तो घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। तो आमतौर पर पुराने घरों में या जो गांव में जो कई बार कच्चे घर होते हैं उनमें गोबरी की लिपाई की जाती है और उसमें लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। और टिहरी शहर में भी इस तरह के कच्चे मकान थे जहां पर गोबर और लाल मिट्टी को मिलाकर लिपाई की जाती थी, कमरों की, दीवारों की लिपाई की जाती थी। तो उसमें भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती थी। जो पक्के मकान होते हैं उनमें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो कच्चे मकान होते हैं, मिट्टी से बने जो मकान होते हैं, उनमें इस तरह के मिट्टी से या गोबर से लिपाई की जाती है, तो उसमें जरूरत पड़ती है। शहर के अंदर तो कहीं माटा खान नहीं है, यानी कि जहां से मिट्टी खोदी जाती है, यानी कि मिट्टी की खान नहीं है। और भागीरथी और भिलंगना, इन दो नदियों के तट पर बसे होने के कारण जो शहर की मिट्टी है वह भी रेतीली है, तो उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं हो सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं। उसे यानी कि किसे देख लेते हैं? माटी वाली को, जो घर घर माटी पहुंचाती है। तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। तो माटी वाली कौन है? माटी वाली है जो घर घर जाकर माटी बेचने का काम करती है, जो नाटे कद की है और एक हरिजन बुढ़िया है। तो वह है माटी
वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। तो शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं पहचानते, बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर, गोल डिल्ला यानी कि कपड़े को मोड़कर एक ऐसी छोटी सी गद्दी बना ली जाती है जिसके ऊपर, जिसको सर पे रखते हैं और सर के ऊपर फिर बोझा रखते हैं, यानी कि सिर पर बोझ रखने के लिए कपड़े की बनाई हुई एक छोटी सी गद्दी। ठीक है, तो जो माटी वाली थी उसने भी रद्दी कपड़े को मोड़कर ऐसा सा एक गोल डिल्ला बना लिया था और उसके ऊपर उसने लाल और चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा, यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ कनस्तर रखा हुआ था। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। उस कंटर के ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता था। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। तो वह ढक्कन को ही काटकर फेंक देती है पूरी तरह से। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। अगर ढक्कन नहीं होता तो उसे मिट्टी भरने में और मिट्टी को खाली करने में आसानी होती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर में 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। तो जब माटी वाली ने अपना वो कंटर जमीन पर रखा, तभी 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की जिसका नाम कामिनी था, वह दौड़ती हुई वहां आ गई और माटी वाली के सामने खड़ी हो गई और क्या बोली, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो माटी वाली बोली, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया और क्या कहा, तू बड़ी भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। तो वह माटी वाली से कहती है, जो घर की मालकिन है, उसने माटी वाली से कहा कि वह मिट्टी उसके घर के आंगन में कोने में उड़ेल दे। ठीक है, और क्या बोली कि तू बहुत भाग्यवान है, तू बहुत लकी है कि चाय के टाइम पर आई है। भाग्यवान आए खाते वक्त, ऐसी एक कहावत है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। तो जो मालकिन थी वह रसोई में गई और 2 रोटियां ले आई और उसने वो 2 रोटियां माटी वाली को दे दी और वह दोबारा से रसोई में चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। तो जो माटी वाली थी वह एक गरीब बुढ़िया थी। तो वह रोज सवेरे माटा खान जाती थी, वहां से मिट्टी खोदती थी और दिन भर वह घर घर मिट्टी पहुंचाती थी और उसके बदले में जो उसे दो एक सूखी रोटी मिलती थी, उसी से वह अपना जीवन यापन कर रही थी। तो इस तरह से उसके लिए अ, अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त था ही नहीं उसके पास। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। तो माटी वाले ने देखा कि इधर उधर कोई है नहीं, तो उसने क्या किया, उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। तो उसने क्या किया, जो उसके सिर के ऊपर जो कपड़े का जो डिल्ला रखा था, उसने फटाफट उसे खोला, फिर इकहरा किया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। तो इस तरह से उसने वह डिल्ला खोल दिया और वह एक पुरानी चादर का कोई फटा हुआ कपड़ा कपड़ा था जिसका उसने डिल्ला बनाया हुआ था। तो मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। तो इससे पहले कि मालकिन बाहर आए, उसने फटाफट से 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़कर कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी और साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। तो जो घर की मालकिन थी वह उसके लिए, माटी वाली के लिए, एक पीतल के गिलास में चाय ले आई और उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सद्दाबासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। तो ठकुराइन ने कहा कि अभी कोई सब्जी तो है नहीं जिसके साथ इस रोटी को खा सको, इसलिए इस चाय के साथ ही इसे खा लो। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी।
तो इस तरह से माटी वाली ने उस गर्म गिलास को कपड़े से पकड़ा और चाय को पीने से पहले उसे थोड़ा फूंक मारकर ठंडा किया। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी, यानी कि चाय पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तो माटी वाले ने कहा कि चाय तो अपने आप में ही बहुत अच्छा साग होती है। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तो ठकुराइन कहती है कि भूख तो अपने में एक साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। इसका अर्थ है कि यदि किसी को भूख है तो उसको हर भोजन मीठा लगता है, यानी कि स्वादिष्ट लगता है। और अगर किसी का पेट पहले से ही भरा हुआ है तो उसे भोजन करने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए भूख स्वादिष्ट होती है, जिसके कारण भोजन स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए ये बात कही गई है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, ऐसा माटी वाली ने ठकुराइन को कहा, कि पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास, कि तुमने ही पीतल के गिलासों को संभाल कर रखा हुआ है और किसी घर में इस तरह के गिलास देखने को नहीं मिलते। तो ठकुराइन जी कहती हैं, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। तो ठकुराइन कहती है कि इनको खरीदने वाले तो कई बार चक्कर काट कर लौट गए हैं, लेकिन पूर्वजों की मेहनत की कमाई से बनाई गई इन चीजों को थोड़े दामों में बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें, जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। तो यहाँ पर जो ठकुराइन है वह कहना चाहती है कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कमी करके जो राशि बचाई होगी, जो पैसे बचाए होंगे, उससे उन्होंने ये चीजें बनाई होंगी। कितनी मेहनत से उन्होंने ये चीजें बनाई थी और आज हम इसका मूल्य समझे बिना इन्हें अनुपयोगी समझकर थोड़े थोड़े दामों में या औने पौने दामों में बेच देते हैं, तो ये उसे अच्छा नहीं लगता। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं तमाम बर्तन भांडे। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। कांसे के बर्तन यानी कि कांसा भी एक प्रकार की धातु है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। तो यानी कि पीतल और कांसे के बर्तनों की जगह चीनी मिट्टी या कांच के बर्तनों ने ले ली है, इसलिए वे पुरानी चीजें अब लोग बेच देते हैं। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। तो ठकुराइन कहती है कि अपनी चीज का मोह यानी कि लगाव बहुत बुरा होता है और वह यह सोच सोचकर परेशान हो रही है कि अगर उसे यह शहर छोड़ना पड़ेगा तो वह कहाँ जाएगी, क्योंकि उसे इस घर से, इस शहर से, इन सब चीज़ों से बहुत लगाव है। तो वह इसी बात के लिए परेशान है कि अगर उसे ये शहर छोड़ना पड़ेगा तो वह कैसे रहेगी, कहाँ जाएंगी। तो इससे थोड़ा हमें एक हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर लोगों को इस शहर से विस्थापित होना पड़ सकता है, क्योंकि टिहरी बांध बन रहा है और उसके लिए सरकार जो है वो लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर रही है, दूसरी जगह उनको पुनर्वासित करने की योजना बना रही है। तो ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। तो माटी वाली कहती है कि जिनकी जमीन है, जायदाद है, वे तो कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे, उनका तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा। मेरा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई मेरे पास जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा तो देखने वाला कोई भी नहीं है। तो बेचारी माटी वाली बहुत चिंतित है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। तो अब माटी वाली सामने के घर में चली गई और उस घर में उसे कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। तो एक तो 2 रोटियां मिल गई उसे और आदेश भी मिल गया कि कल हर हालत में मिट्टी ले आना।
तो उसे 2 रोटियां मिल गई और जो उसने कपड़े में बांध ली, और वे 2 रोटियां भी उसने कपड़े के छोर में बांध ली। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। तो ये रोटियां वह किसके लिए लेके जा रही है? वह अपने पति, अपने बुढ़े के लिए लेके जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। तो ये रोटियां वह अपने पति के लिए लेके जा रही है, और उसके घर पहुंचते ही जो उसका बीमार और कमजोर जो पति है, बुढ़ा है, वह उसकी तरफ एक उम्मीद से देखने लगता है कि वह रसोई बनाती है, तो इंतजार करता है कब उसके पास खाना पहुंचेगा। तो आज वह सोच रही है कि वह घर पहुंचते ही तीनों रोटियां अपने बुढ़े को दे देगी, और रोटियों को देखते ही बुढ़े का चेहरा खिल उठेगा, खुश हो जाएगा बुढ़ा। साथ में वह ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और साथ में वह बुढ़े को यह भी कह देगी कि साग तो कुछ नहीं है अभी। और वह बदले में क्या जवाब देगा? भूख मीठी की भोजन मीठा, ऐसा वो कहेगा उसके बात के जवाब में। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो जो माटी वाली है, उसका जो घर है वह थोड़ा दूर है, और तेज चलने पर भी कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है, तो आने जाने में 2 घंटे तो लगभग हो ही जाते होंगे। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। तो सुबह सुबह वह मिट्टी खोदने माटा खान जाती है, मिट्टी खोदती है और घर घर मिट्टी पहुंचाती है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, और जब तक वह घर पहुंचती है तब तक रात हो जाती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। तो उसके पास अपना कोई खेत भी नहीं, कोई जमीन भी नहीं, और जहां पर उसका घर है, जो जहां उसकी झोपड़ी है, वह भी गांव के एक ठाकुर की जमीन पर है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में, यानी कि उसकी जमीन पर रहने के बदले में, उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। बेगार करनी पड़ती है यानी कि बिना मजदूरी के काम करना पड़ता है, क्योंकि वह उसकी जमीन पर अपनी झोपड़ी बनाए हुए है। उसके घर जो माटी वाली का घर है वह ठाकुर की जमीन पर है, तो इसके बदले में वह उसके घर पे काम भी करती है कुछ ना कुछ। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। लेकिन आज माटी वाली ने सोचा कि वह जो बुढ़ा उसका जो एक गठरी में बदल गया है, गठरी में बदल गया मतलब एक बहुत ही कमजोर हो गया है, बहुत ही अशक्त है वो, तो इस तरह से बिल्कुल एक गठरी के समान लगता है। तो इस तरह से वह सोच रही है कि वह अपने पति को आज सिर्फ कोरी रोटियां, यानी कि सिर्फ रोटियां नहीं देगी। तो उसने प्याज खरीद लिए हैं, पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी, ऐसा वह सोच रही है। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, तो वह अपने पति को 2 रोटियां प्याज के साथ दे देगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं पचता, तो यानी कि वह ज्यादा पचा नहीं पाता, इसलिए बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, 1 रोटी तो पहले ही खा चुकी है, और बाकी जो 1.5 बच जाएगी उससे वह अपना गुजारा कर लेगी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई, और यह सब सोचती हुई वह फाइनली अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। जब भी माटी वाली घर पहुंचती थी तो जो उसका पति था वह उसकी आहट सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता था, उसकी तरफ नजरें घुमा लेता था, ठीक है, लेकिन आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आज उसे रोटी की जरूरत नहीं रह गई है। तो घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। और माटी वाली घबरा गई कि आज क्या हो गया, इसने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा। तो उसने जब माटी वाली ने अपने पति को छू कर देखा तो वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था।
टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तो टिहरी बांध पुनर्वास, तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा अभी पहले बताया था कि टिहरी बांध बनाने के कारण सरकार की ऐसी कुछ योजना है कि जो लोग टिहरी बांध बनने से प्रभावित होंगे उनको कहीं और बसाया जाएगा। तो ये पुनर्वास के साहब हैं जिससे माटी वाली मिलती है। तो वे उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो। तो जो लोग यहाँ पर हैं और जो प्रभावित हो रहे हैं उनको कहीं और बसाना है। तो उनकी ज़मीनों के कागज़ देखे जा रहे हैं जिसके आधार पर उनको कहीं और उतनी ही ज़मीन दे दी जाएगी। तो इसलिए वे माटी वाली से कहते हैं कि तुम भी अपने घर का कागज़ प्रमाण पत्र यानी कि कोई सबूत ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। तो माटी वाली कहती है कि मेरी पूरी जिंदगी तो इस शहर के सभी घरों में माटी देते देते ही गुजर गई। तो वे पूछते हैं कि माटी कहाँ से लाती हो। तो वह कहती है कि माटा खान से लाती हूँ माटी। तो वे पूछते हैं कि वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, कि क्या वह माटा खान, वह मिट्टी की खान तुम्हारे नाम पर है? अगर है तो तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। तो वह कहती है कि माटा खान मेरे नाम नहीं है बल्कि वह तो मेरी रोजी रोटी का साधन है। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। तो इस तरह से वे अधिकारी बुढ़िया को समझाते हैं यानी कि माटी वाली को बताते हैं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। तो इस तरह से माटी वाली की चिंता यह भी है कि जब बांध बन जाएगा और उसे विस्थापित होना पड़ेगा तो वह कहाँ जाएगी, क्या खाएगी। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। तो अधिकारी जी कहते हैं, साहब कहते हैं कि भाई इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते कि तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी, यह तो तुझे खुद ही तय करना पड़ेगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है और शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। तो इस तरह से शहर में पानी भरने लगा है और सब तरफ भगदड़ मच गई है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। तो सबसे पहले तो निचली जमीन पर जो शमशान घाट थे वे ही सबसे पहले डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो माटी वाली जो अपने पति की मृत्यु के बाद थोड़ी सी विक्षिप्त सी हो गई है, उसका घर भी छिन गया है, उसका पति भी मर गया है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तो इस तरह से वह थोड़ी सी विक्षिप्त सी हो गई है, पागल सी हो गई है और हर आने जाने वाले से एक ही बात कह रही है कि किसी गरीब का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, किसी गरीब का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो ये बात है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस बात का क्या अर्थ है? इसका आशय यह है कि गरीब आदमी का कोई ठिकाना नहीं होता। वह सारी जिंदगी संघर्ष करता है 2 वक्त की रोटी के लिए। क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, इसी उधेड़-बुन में वह सारा जीवन लगा रहता है और मरने के पश्चात उसे शमशान घाट पर ही ठिकाना मिलता है। उसकी मिट्टी आखिर में, अंत में ठिकाने लग जाती है। लेकिन जब शमशान ही उजड़ जाएंगे तो गरीब आदमी मरने के बाद कहाँ जाएगा? इसलिए शायद माटी वाली कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यह थी एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी, माटी वाली। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।